हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। आज से हम लोग एडवांस मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले एडवांस मैथ में हम लोग चतुर्भुज को देखेंगे, फिर धीरे धीरे सारे चैप्टर को टच कर लेंगे। आइए चतुर्भुज में देखते हैं। चतुर्भुज में जो भी पार्ट सारा है वो सारे पार्ट को अलग अलग सबसे पहले उसका थ्योरी बताया जाएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन को बताया जाएगा। सारा क्वेश्चन PDF के रूप में भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आइए पहले नंबर चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज में आखिर आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस चीज़ की जानकारी आपको हम दे देते हैं। चतुर्भुज दो भाग में बटा हुआ है, एक समानांतर चतुर्भुज, एक असमानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज भी तीन भाग में बटा हुआ है, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज। और असमानांतर चतुर्भुज भी तीन भाग में बटा हुआ है, समलंब चतुर्भुज, पतंग और चक्रीय चतुर्भुज। हर एक के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे, एक टॉपिक में तो हो नहीं पाएगा। धीरे धीरे सारे टॉपिक को अलग अलग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समानांतर चतुर्भुज के बारे में। आप चतुर्भुज के बारे में जान रहे हैं कि चतुर्भुज में चार भुजा है और चारों कोणों का योग उसका 360 डिग्री होगा। अब हम लोग समानांतर चतुर्भुज फिर चर्चा करेंगे, वर्ग, फिर आयत, फिर समचतुर्भुज, फिर समलंब चतुर्भुज, फिर पतंग और चक्रीय चतुर्भुज। सबका अलग अलग चर्चा हम लोग करेंगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं समानांतर चतुर्भुज पर। और समानांतर चतुर्भुज में आप थोड़ा बहुत बात जान रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज में क्या है इस बात को हम लोग देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज में अगर ये एक है समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तो AB और BC अगर आपस में समानांतर है, समानांतर के साथ साथ इसकी भुजा की लंबाई भी आपस में बराबर होती है। समानांतर कहने का मतलब ये कि अगर हम AB को आगे बढ़ा दें और DC को आगे बढ़ा दें तो ये किसी बिंदु पर जाकर के नहीं कटेगी। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु की जो बीच की दूरी होगी वो सभी जगह बीच की दूरी बराबर ही होगी। सेम वही बात AD और किस में होगा, BC में भी होगा। AD और BC भी आपस में क्या है, समान है और आपस में दोनों रेखा समानांतर भी है। इसका मतलब कहने का मतलब ये कि अगर DA को हम आगे बढ़ा दें और CB को हम आगे बढ़ा दें तो कोई बिंदु पर जाकर के नहीं कटेगी। अगर कोई बिंदु पर जाकर के कट जाती है तो समानांतर रेखा नहीं है। तो सबसे पहला नंबर हम हर एक बात का पॉइंट बताएंगे और आपको हम लिखने के लिए देंगे। आप वीडियो को रोक करके उस बात को, प्रत्येक बात को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला नंबर ये। पहला नंबर नोट, आप कॉपी खोल करके पहले बैठ जाइए। आप वैसे वीडियो को नहीं देखिए, नहीं तो फिर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। आप इसका एक कॉपी जरूर बना लीजिए। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर एवं क्या होगा, समानांतर। यानी इस कंडीशन में ये AB जो है वो बराबर है किसका, CD का, और BC जो है वो बराबर है किसका, AD का। इसके साथ साथ आप एक काम और कह सकते हैं कि यहाँ पर AB जो है वो समानांतर भी होगा। वो समानांतर किसका होगा, DC का। और एक और AB जो है, AD जो है ये समानांतर है, वो समानांतर किसका है, BC का। हमारे हर एक बात को आपको समझाएंगे और समझाने के बाद आपको हम लिखने के लिए बोर्ड पे सारा बात लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोक करके आप इस बात को नोट कर लीजिए। आप समझ गए होंगे समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर और आमने सामने का जो भुजा जो है वो आपस में समानांतर होगा। सेकेंड नंबर बात आते हैं। वीडियो को रोक करके सारा बात आप नोट करते जाइए। सेकेंड नंबर में कहा जा रहा है कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण आपस में समान होता है। आप इस बात को पहले आप समझिए, फिर हम बाद में लिखेंगे। जैसे ये अगर समानांतर चतुर्भुज है तो आपको पता है कि दो समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, अगर कोई तिर्यक रेखा काट दे
तो आपको पता होगा ये कोण और ये कोण, एक ही तरफ के अंतःकोण का योगफल जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हम हर बात का बात बताएंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। एक ही तरफ के अंतःकोण का जो योगफल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो आप एक चीज अभी कुछ देर पहले बोले थे कि ये AB और ये CD जो है वो आपस में समानांतर रेखा है। AB और CD आपस में समानांतर है, और एक अभी हम इसको समानांतर रेखा नहीं मान रहे, हम अभी कह रहे हैं कि तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही तरफ तिर्यक रेखा अगर काट रहा है तो एक ही तरफ का अंतःकोणों का जो योगफल है वो कितना डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण का जो योगफल है वो क्या होना चाहिए, इस दोनों कोण का जो योगफल होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब आप एक चीज और जान रहे हैं कि ये भी तिर्यक रेखा है, हम इस दोनों कोण को भी अगर हम लेते हैं तो इस दोनों कोणों का जो योगफल होगा ये भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब एक चीज आप और कह सकते हैं कि कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि AB और CD ही समानांतर रेखा नहीं है। समानांतर रेखा, इस फिगर को आप इस एंगल से आप देखिए तो इस एंगल से देखेंगे AD और BC भी आपस में समानांतर है। तो ये AD और BC आपस में समानांतर है, अब तो तिर्यक रेखा AB हो जाएगा। AB होगा तो इस दोनों का योगफल भी हम लोग कहेंगे 180 डिग्री। आप ये भी कह सकते हैं अब ये भी तिर्यक रेखा होगा और इस दोनों का योगफल भी क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। अब एक बात समझना है, समझना ये है कि अगर हम इस कोण को 60 ले लें तो ये अपने आप 120 बन जाएगा, ये भी अपने आप 120 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों का योग भी 180, ये दोनों का योग भी क्या होना चाहिए, 180। आप बताइए ये 120 हो गया, ये फिर से 60 हो जाएगा। इसका मतलब आमने सामने का कोण का जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। हमने यहां पर दो बात समझ गए। पहला बात तो ये कि आमने सामने के कोणों का जो मान है वो आपस में बराबर होगा, और आमने सामने का कोण का मान आपस में बराबर के साथ साथ दो लगातार कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। बात आप समझ रहे हैं? चलिए आप इस बात को सबसे पहले नोट कर लीजिए। पहला नंबर आपको नोट ये करना था कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, समान। यानी आपको पता है ये अल्फा अगर हुआ तो ये भी क्या होगा, अल्फा, और ये अगर बीटा हुआ तो ये भी क्या होगा, बीटा। हम ये भी बात जान रहे हैं अल्फा और बीटा का मान भी 180 डिग्री होना चाहिए, और होगा ही। और अल्फा प्लस बीटा भी यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी क्या होगा, 180 डिग्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं। आप सबसे पहले वीडियो को रोक करके आप सारा बात नोट में लिख लिया कीजिए। चलिए हम लोग तीसरा नंबर बात भी आप समझ चुके थे कि अल्फा और बीटा का जो योगफल होगा वो अल्फा और बीटा का योगफल क्या होना चाहिए, वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप अगला नंबर पॉइंट जो है ये भी आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पर दो लगातार कोण का योग, यानी समानांतर चतुर्भुज में दो लगातार कोणों का जो योग है, कोणों का जो योग है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होता है, या आपस में आप कह सकते हैं कि संपूरक कहलाता है। यानी ए और बी का मान 180 डिग्री, बी और सी का मान 180 डिग्री, सी और डी का मान 180 डिग्री होगा। फिर ए और डी का भी मान क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा ये बात हम आपको बता चुके हैं। आप वीडियो को रोक करके सबसे पहले इस नोट को आप ना नोट कर लीजिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर में हम सबसे पहले अब थोड़ा सा आपको जानकारी दें कि अब इस समानांतर चतुर्भुज में इसका क्षेत्रफल, इसका परिमिति क्या होगा, इस बात का सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आपको हम लिखने का मौका देंगे। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा हम ले लेते हैं ए, ये भुजा ले लेते हैं बी। तो आप एक चीज बताइए, हमने इसका क्षेत्रफल जानते हैं निकालने के लिए। हमने इसका क्षेत्रफल क्या जानते हैं, एक तो सबसे पहला बात ये कि हम यहाँ से इसका बेस और बेस गुने हाइट करते हैं। आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे ये और ये रेखा आपस में समानांतर है, तो इस दोनों रेखा के बीच की दूरी सभी जगह आपस में बराबर ही होगा। हमने यहाँ से एक इसके ऊंचाई को ले रहे हैं। आप ये बात बताइए, इस दोनों रेखा के बीच की दूरी को ही हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। हमने इसको ले लिए h। तो आप बताइए इसका क्षेत्रफल जो होना चाहिए वो बेस और बेस गुने क्या,
ऊंचाई। या फिर आप ये भी कह सकते हैं दो समानांतर रेखा, जो समानांतर रेखा ले रहे हैं उनकी बीच की दूरी और उस समानांतर रेखा की लंबाई। अगर हम इस दोनों समानांतर रेखा की बात करें, बात तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम इस दोनों समानांतर रेखा की अगर हम बात करें तो इस केस में हम ये भी बात यहाँ से लिख पाएंगे। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आपको पता है, अब ये अगर हम H1 ले लें तो आपको पता है ये A है और ये आपका B है। अभी जो H हम डाल रहे हैं वो क्या इस B के बीच की दूरी है कि A की बीच की दूरी है? A की बीच की दूरी है। तो इस केस में ये जो H है ये बेस A हो रहा है, अभी बेस B नहीं हो रहा है, क्योंकि H जो दिखा रहा है ऊंच हाइट दोनों बीच की दूरी जो दिखा रहा है वो A का दूरी दिखा रहा है। तो इस केस में आप क्षेत्रफल A गुने क्या कह सकते हैं, H1 भी बोल सकते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि किसी भी आकृति का दो क्षेत्रफल नहीं हो सकता है जब आकृति दोनों सेम ले हम। तो अब तो दो क्षेत्रफल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से ये भी बात बोल पाएंगे कि B गुने क्या होगा H और बराबर में A गुने क्या हो जाएगा H1। यानी आप उसको H1 लिए, आप या तो इसको H1 ले लीजिए, इसको H2 ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, ये H1। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अब आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि इस दोनों को बराबर करने से एक दो फायदा और हो जाता है। फायदा क्या हो जाता है कि अगर हमको इसका दे दिया है और इसके बीच की दूरी दे दिया है, ये भुजा दे दिया और इसके बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि B गुने H1 करेंगे, A गुने इसकी बीच की दूरी, तो ये दूरी H2 हो जाएगा। इस बात को हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। दूसरे तरीका से कैसे समझ सकते हैं, आप एक चीज़ हमको ये बात बताइए, हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हम आपको लिखेंगे, सारा बात लिखा हुआ ही है, हम आपको लिखने के लिए देंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं ये A जो है, ये B जो है, B का वैल्यू A से बड़ा है। तो आप एक चीज बताइए, ये B था तो ये भी तो B होता, ये A था तो ये भी क्या होता, A होता। और हम ना इस दूरी को भी ले लेते हैं H2 है। और अभी आप ना बोले थे कि ये इसको रहने दीजिए, आप अभी अभी क्या बोले थे आप कि ये वैल्यू A1 A नहीं B गुने H1 बराबर A गुने H2 हो जाएगा। आप एक चीज देखिए कि B और A में B बड़ा भुजा है कि A बड़ा भुजा है? B बड़ा भुजा है। तो B जब बड़ा भुजा है तो हम क्या इस बात को बोल सकते हैं, बड़ा भुजा गुने H1, दोनों ये B और ये भी बड़ा भुजा, और ये H1 बड़ा भुजा के बीच की दूरी कहला रहा है। बड़ा भुजा के बीच की दूरी क्या कहला रहा है, H1 कहला रहा है। इसका मतलब हम इसको बड़ा भुजा और H1 को जो हम लोग बोलेंगे वो बड़ा भुजा के बीच की दूरी बोलेंगे। यानी ये जो है ये बड़ा भुजा के बीच की दूरी। पहले आप समझिए फिर बाद में लिखना है, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, पहले समझने का काम करेंगे फिर बाद में लिखने का काम करेंगे। ये A जो है ये भी समानांतर रेखा है, लेकिन A और B में ये छोटा था और B बड़ा था, तो A छोटा है। अब ये A और ये A के बीच की दूरी कौन कहला रहा है, H2। तो हम लोग इस A को क्या कहेंगे, छोटा भुजा, और गुना में ये H2 का मतलब दोनों छोटा भुजा की बीच की दूरी, यानी इस छोटा भुजा की क्या हो जाएगा, बीच की दूरी क्या कहलाएगा, H2 कहलाएगा। तो अब आइए कि हम इस बात को पहले नोट कर लेते हैं। इस बात को नोट क्या करना है कि अगर A और B दिया हुआ है तो मेरा जो एरिया होगा, एक एरिया ये B गुने क्या होगा H, यानी आधार गुने क्या होगा, ऊंचाई होता है। सेकेंड, अगर हम इस A पर अगर हम ऊंचाई दे दें, तो इस A पर अगर ऊंचाई लें तो अभी भी A गुने क्या हो जाएगा H1। आप वीडियो को रोक करके फिगर सहित आप सारा बात पहले नोट कर लीजिए। आइए इसी बात का आप अगले नंबर बात पर देखिए। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे को B और B गुने H। आप इस कंडीशन में देखिए, ये B है और ये H है, यानी इस दूरी को हमने H लिए थे और इसको क्या लिए हुए हैं, H1 लिए हुए हैं। तो क्या इस बात को हम लिख पाएंगे, B गुने H मतलब बड़ा भुजा गुना बड़ा भुजा की बीच की दूरी, A गुने H1 छोटा भुजा गुना छोटा भुजा की बीच की दूरी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंडिकेट करके लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बस एक ही फार्मूला, और भी फार्मूला है, और भी फार्मूला को हम लोग देखते हैं। अगला नंबर देखने के लिए आप सबसे पहले एक काम करना है, हम यहीं से एक चीज और निकाल सकते हैं। अगर ये
एक समानांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। आपको पता है कि ये दूरी B है, ये दूरी A है, और इस एंगल, अगर हम एंगल दे दें थीटा, तो एंगल अगर थीटा दे देंगे तब भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा यहां से। अभी कुछ देर पहले आप ना त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई के हिसाब से निकालते थे, ऊंचाई दिया हुआ रहता था तब। अगर ये थीटा दिया हुआ रहेगा तो आप ना यहां से भी क्षेत्रफल लिख पाएंगे। यहां से क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा A गुना B, और इनटू में आपको साइन थीटा लगाना पड़ेगा। एक कंडीशन और आपको मिल जाता है, एक कंडीशन और कब मिलेगा, अगर इसी में अगर दोनों विकर्ण आपको दे दिया जाए, ये D1 और D2, तब भी हम लोग यहां से क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। ये क्षेत्रफल आप ना समचतुर्भुज में पढ़ते होंगे। समचतुर्भुज में क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज जो चारों भुजा बराबर हो जाता है लेकिन प्रत्येक को 90 डिग्री, उसमें भी नहीं हो पाता है। 1/2 गुने D1 इंटू D2, आखिरकार वो नहीं होता है, वो होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2 इंटू में साइन थीटा। लेकिन हो क्या जाता है कि आपको पता है समचतुर्भुज जब हम पढ़ाएंगे आगे, आप घबराइएगा नहीं, जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते ही है तो समचतुर्भुज में जाकर के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर कट जाती है, तो थीटा का जो मान हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाता है। तो साइन थीटा का 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं हो पाता है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटता है। क्यों नहीं काटेगा, इसका भी बात हम आगे आपको बताएंगे। अब ये थीटा, इस एंगल को अभी तो थीटा लिए हुए हम मान लेते हैं ये एंगल को बीटा, तो एक क्षेत्रफल ये होगा 1/2 गुने D1 इंटू में D2 और इंटू में साइन, और आपको क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी आपका अब जो फार्मूला बना वो फार्मूला क्या, दो फार्मूला आपके सामने आया हुआ है। एक फार्मूला आपको ये आया कि इसका एरिया जो आएगा वो A इंटू बी इंटू साइन थीटा, और एक एरिया और आएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 और इंटू में साइन अल्फा। यानी अगर यहाँ बीटा रहता तो साइन बीटा, अल्फा आया तो साइन अल्फा, जो भी आएगा उस वैल्यू को हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप ना इसका फार्मूला 3 कंडीशन में देखें। एक हाइट के कंडीशन में, हाइट के कंडीशन में तो जिस बेस पर हाइट दिया हुआ रहता है तो आप देख सकते हैं A गुने H भी हो सकता था और B गुने H भी हो सकता था। और एक आप क्या देखे, AB इंटू में क्या देखे, साइन थीटा देखे, और एक आप विकर्ण के केस में देख लिए 1/2 गुने D1 इंटू में D2 इंटू में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। 3 कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल के बाद इसका परिमिति क्या हो जाएगा। परिमिति के बारे में आप अच्छे तरीका से जान रहे होंगे, तब भी फिर से आप एक चीज जानिए कि अगर हम लोग इस कंडीशन में देखें तो ये A, B, C और D है। आपको पता है हम इस चीज को ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं B, ये भी A आएगा और ये भी B आएगा। तो क्या हम लोग यहां से बोल पाएंगे कि जो परिमिति मेरा आएगा वो परिमिति क्या आने वाला है, तो परिमिति जो आने वाला है, तो परिमिति किसी भी आकृति का, किसी भी बंद आकृति का जो हम परिमिति निकालते हैं तो उसके बाहर के सभी भुजा की लंबाई को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, B को B में जोड़ेंगे तो 2B होगा और A को A में जोड़ेंगे तो 2A होगा, तो 2 इंटू A प्लस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कर पाएंगे यहां तक। अब इसी परिमिति के हिसाब से एक बात और हमको जानना थोड़ा सा जरूरी है, और आप भी इस बात को थोड़ा सा जानिए। हम उस बात को भी प्रूव अभी करेंगे। अब आइए, हर बात को हम आपको क्यों हो रहा है वो बात हम आपको बताते चलेंगे। आइए आप अगले नंबर पे, आप हर बात को, जैसे ये बात आप आया, ये समानांतर चतुर्भुज का परिमिति है, आप इस बात को नोट जरूर करते जाइए। चलिए अब आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर पर आना है तो अगले नंबर में क्या दिया हुआ है, अगर ये समानांतर चतुर्भुज है, और मेरा मन थोड़ा सा कर रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के साथ साथ एक कंडीशन समचतुर्भुज का पहले हम बता देते ताकि आपको यहां समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा।
ये एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में चारों भुजा की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हम दो विकर्ण खींच रहे हैं, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। समचतुर्भुज के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले जान लीजिए। समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर कटता है, विकर्ण को दो बराबर भाग में बांट देता है, और समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर कटता है वो बिंदु जो है वो 90 डिग्री के कोण पे कटता है। यानी ये जो मेरा कोण आएगा वो कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर ये पूरे का पूरे अगर D1 है तो ये D1/2 होगा और ये D1/2 होगा। ये पूरे का पूरे अगर D2 है तो ये D2/2 होगा, ये D2/2 होगा। अब आप ये बात बताइए कि हम ना प्रत्येक भुजा को ना A मान लेते हैं। अगर हम प्रत्येक भुजा को A मान लिए तो 90 डिग्री के ठीक सामने जो कर्ण होता है, तो हम लोग को पता है कि जो कर्ण का फॉर्मूला होता है वो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला p² + b² होता है। तो क्या हम लोग यहाँ से ये बात लिख पाएंगे कि a² बराबर में क्या होगा, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे ये बात बताइए कि a² बराबर D1 का A²/4 प्लस D2 का A²/4 हो जाएगा। आपको पता है कि अगर सारा का सारा एलसीएम बराबर है तो ऊपर का योगफल सिर्फ जुट जाएगा। यानी हम ना यहाँ से ये भी बात बोल पाएंगे कि a² बराबर में 2D2 नहीं D1 का A² प्लस D2 का A² बटे में 4 आ जाएगा। 4 से गुना कर दिया जाए तो 4a² बराबर D1 का A² प्लस D2 का A²। आप एक काम थोड़ा सा हमको बताइए, इस 4 को क्या 2a² प्लस a² लिख पाएंगे? इस 4 को 2 गुने 2a² लिख सकते हैं ना, तो क्या 2a² को ऐसा बात लिख पाएंगे? लिख पाएंगे। अब हम समझाना ये चाहते हैं आपको कि अगर समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण खींचा जाए तो दोनों विकर्ण तो आपको आपस में बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम वो भी बात बताएंगे। 90 डिग्री पर नहीं कटेगा, वो भी बात बताएंगे, आप घबराइए नहीं। हम ना यहां से चल रहे हैं, लेकिन जो कटता है ये दो बराबर भाग में बांट देता है। क्यों दो बराबर भाग में बांटेगा, ये भी चीज की चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा देर आप ना परिमिति के बारे में समझिए। हम ना इसको लिए हुए थे A और इसको लिए हुए थे B। आपको मन करे तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। और ये 90 डिग्री पर नहीं कटता है। अब एक चीज ये बात बताइए कि ये A है और ये क्या है, B है। हम इसी हिसाब से अगर इसको सोचें तो ये चीज तो होगा D1/2, ये भी D1/2, ये D2/2 और ये D2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए कि अगर हम इस चीज को लिखना ऐसे चाहें, जो फॉर्मूला होता है 2a² प्लस b² बराबर D1 का A² प्लस D2 का A²। हम आपको बताना यही चाह रहे हैं, D1 का A², D2 का A², 2a², समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर बराबर हो जाता था, इसीलिए दोनों a² आ गया। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होता था। ये a और क्या है, b, तो हम ना एक जगह a² और एक जगह क्या लिख दिए, b²। अब इस चीज को आप ना मिटा दीजिए, और आपको लिखना हो तो पीछे बैक करके आप उसको रोक करके लिख सकते हैं। यानी हम इस कंडीशन में बोल पाएंगे इसको कि 2 × a² प्लस b² बराबर होगा क्या, तो D1 का A² और प्लस में क्या होगा, तो D2 का A²। आप इतना बात समझ रहे हैं? आप इतना बात नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रत्येक दिन जितना बात आपको बताया जाएगा आप इतना बात को नोट करते रहिए। प्रत्येक दिन एक एक लेसन हम आपको 30 से 35 मिनट के आसपास का लेसन बना करके शाम 6, 7 या कभी 8 बजे भी हम आपको डाल दिया करेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले